नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। मैप्स को देखने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इनका नाम है आर्नोल्ड डिक्स। इनके बारे में भी बात करेंगे और कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पर ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CAA। जी हाँ, अमित शाह साहब ने CAA को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, तो फिर से CAA जो है वो न्यूज़ में आ चुका है। देन वी हैव चेंजिंग टाइड। ये म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध है, तो इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है। अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को लेकर एक स्टैंड लिया है। कुछ बातें बताई सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, लाइक एवरी डे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कोट। जिमी डीन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। आई कैंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, राइट, बट आई कैन एडजस्ट माई सेल्स टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। मैं जो हवाएं हैं उनका रुख तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूं। सिचुएशंस जो हैं वो मेरे जीवन में कैसी आती हैं वो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे चेंज कर सकता हूं ताकि ये सारी सिचुएशंस का सामना करते करते मैं अपने लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पॉजिटिव कोट है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले राइट, आई वुड लाइक टू क्विकली इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। 20+ लेक्चर्स इसमें रहेंगे। लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी। इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें मैं आई विल टेल यू इन टुडेज डिस्कशन, लेकिन लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन राइट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ए मेटाफॉर फॉर इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस। ऑस्ट्रेलियन आर्नोल्ड डिक्स पर्सोनिफाइज हेल्थी इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप। ये आर्नोल्ड डिक्स जो है, ये कौन है? आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ही इज आर्नोल्ड डिक्स। देखा होगा शायद आपने इनको, राइट। नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बहुत ही क्विकली आपको बता दूं। ये एक टनल एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और टनल एक्सपर्ट हैं। अब याद आ गया ना, अब पता चल गया होगा कि इनका काम जो है वो क्या था। ये 17 दिन चला जो ऑपरेशन, हमारे 41 जो मजदूर थे वो फंस चुके थे ना, तो इनके ऑपरेशन के लिए, इनको निकालने के लिए दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं आर्नोल्ड डिक्स जो हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। और ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है, तो उसमें उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज जो है वो हमारे साथ शेयर की। आर्नोल्ड काफ़ी विजिबल थे रेस्क्यू मिशन में। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल हेल्प तो दी, इसी के साथ साथ मंदिर में जब प्रार्थनाएं की जा रही थी तो ये सारी जगहों पर भी हमें वो नज़र आ रहे थे। और उन्होंने मीडिया में, ये मीडिया इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी एक्सप्रेस किया था, कहा था कि नहीं, हम इनको बचा लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका, राइट। और आर्नोल्ड जैसे लोग जो है ना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बीच में जो एक ब्रिज है, तो इस ब्रिज की इंपॉर्टेंट कड़ियाँ जो हैं, तो दैट इज़ पीपल लाइक आर्नोल्ड डिक्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों जो हैं वो क्रिकेट लविंग कंट्री हैं। अब मैं ये क्रिकेट का नाम लेकर आपको, जो खास करके क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मीन्स दोनों आमने सामने थे और फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया। बट दिस इंडिकेट्स कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और क्रिकेट जो है प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करने के लिए 2+2 डायलॉग हुआ, राइट, दोनों देशों के लीडर्स के बीच में। 2+2 के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, राइट, ये इंडिया के, उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। तो इसको 2+2 फॉर्मेट कहा जाता है। और दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जॉइंट स्टेटमेंट जो हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है, इसको एम्फेसाइज किया गया। इंडियन ओशियन की कोस्ट लाइन्स के बारे में बात हुई, राइट, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन के बारे में बातचीत हुई। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो हैं, तो इसको ओपन रखा जाए, स्टेबल रखा जाए और प्रॉस्परस रखा जाए।
तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई ना। डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए दिस इज इंडियन ओशियन, यहाँ पर हमारा देश भारत है, और यहाँ पर देखिए दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी एक साइड इंडियन ओशियन के साथ सटी हुई है, तो इंडियन ओशियन का एक स्टेक होल्डर देश ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली है, और इंडियन ओशियन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो एक तरफ आपको इंडियन ओशियन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ क्या है, यहां पर ये वाला जो पानी है ना, दिस इज पैसिफिक ओशियन। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है व्हेन इट कम्स टू लेट्स से क्वाड की अगर आप बात करें, तो एक ऐसा देश जो दोनों महासागरों के साथ सटा हुआ है, राइट। इनफैक्ट आप सदर्न ओशियन को देखेंगे तो यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक आइलैंड नेशन है आप कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है, राइट। एक आइलैंड नेशन भी है और इसके साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जियोग्राफी है ऑस्ट्रेलिया की, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, जैसे भारत में गर्मी यहाँ होती हैं और जो सीजन्स चेंज होती है, तो इसी प्रकार की चीज़ है। फिर यहाँ पर जैसे साउथ में जाएंगे तो कोल्ड वेदर आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बेसिक बातें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल हैव ए क्विक सिप ऑफ वाटर। Right, here we go. India Australia CSP deepens bilateral cooperation, shared commitment to democracy, pluralism, rule of law. जब भी दो बड़े डेमोक्रेटिक देशों के बीच में डिस्कशन होती है तो डेमोक्रेसी के बारे में बात होती है, प्लूरलिज्म के बारे में बात होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और रूल ऑफ लॉ के बारे में बातचीत हुई। इसी के साथ जेंडर इक्वालिटी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया है, और इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि 2030 तक जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि अगर महिलाओं के लिए खास करके अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पे 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। तो अगर इनका सशक्तिकरण नहीं होगा तो ह्यूमैनिटी का सशक्तिकरण कैसे होगा, राइट। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी सीरियस हैं और सिंसियर हैं। इसके साथ इंडो पैसिफिक में सॉवरेनिटी का हनन ना हो, राइट। किसी भी प्रकार के उल्लंघन ना हो सॉवरेनिटी का, किसी देश की संप्रभुता जो है तो उसको चैलेंज ना किया जाए, उसको एनक्रोच ना किया जाए। इस चीज़ को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात बताई है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों पर एम्फेसाइज दिया है। और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, सारे के सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने पर भी एक जोर दिया है। दिस डज नॉट जस्ट इम्प्लाई टू इंडो पैसिफिक रीजन, ये यूक्रेन और रशिया को भी एप्लीकेबल हैं, ये इज़राइल और पैलेस्टाइन के ऊपर भी ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल हैं। तो जब डिस्प्यूट्स की बात आती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये पीसफुल रेजोल्यूशन को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। एंड इट अप्लाइज टू चाइना एज वेल, कि चाइना के साथ बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये दोनों देश रिटीरेट कर रहे हैं। इसके साथ जो सीज़ की अगर हम बात करें, खास करके ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सीज़, तो इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कशन की है तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट कि इतना आपको पता है कि उनक्लोज और इन सारी चीज़ों का चाइना ने रिजेक्शन किया है। तो यहाँ पर दोनों देश जो हैं ये मैरीटाइम रूल्स को लेकर जो चैलेंजेस हैं, और ख़ास करके चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन चाइना जिस प्रकार से यहाँ पर एग्रेशन दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को चैलेंज करने की बात जो है वो दोनों देशों ने कही है। और इसी के साथ साथ दोनों देशों ने ये भी कहा है कि कोई भी अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई यूनिलैटरली खुद अकेला कोई देश जो है वो चीज़ों को चेंज करने की बात कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ये दोनों देश जो है वो रिजेक्ट करते हैं। और कोस्ट गार्ड, मेरीटाइम मिलिशिया वेसल्स, इस प्रकार की चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर साउथ चाइना सी में पर्टिकुलरली हो रही है, तो इन चीज़ों का भी विरोध कर रहे हैं। फिर हम्बन टोटा जो है उसका नाम भी लिया गया, राइट।
श्रीलंका ने $4.5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अलाउ किया। अब क्या हुआ, हम्बनटोटा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो चाइनीज़ कंपनीज के पास आ चुका है, और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि क्या होता है कि हम्बनटोटा के माध्यम से चाइना जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को दोनों देशों ने कंडेम्ड किया है। इन सारी चीज़ों को लेकर दोनों देश जो है वो थोड़े चिंतित भी हैं, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो बरकरार है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। अब दोस्तों एक टॉपिक का डिस्कस हमने कर लिया है ना, तो लेट मी टेक यू थ्रू दिस वन, लिमिटलेस लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप स्किल जो होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लीडरशिप जो है ना, इट्स समथिंग कि आप लीडरशिप की क्वालिटीज को लेकर पैदा होते हैं, आप इसको सीख नहीं सकते। दैट इज रॉन्ग। जी हां, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इनबॉर्न लीडरशिप की स्किल्स होती हैं, लेकिन अगर ये लीडरशिप की स्किल्स जो हैं उनको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट, अगर आप यही स्किल्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से अगर आप हॉर्न नहीं करेंगे, इट्स लाइक जब हम स्कूल में थे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में जो दौड़ने में हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ करते थे, राइट, दे वर नंबर 1, राइट, लेकिन उन्होंने कभी भी फिर रनिंग को, नेचुरली उनके अंदर ये एबिलिटी थी, लेकिन प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं ली, तो फिर क्या हुआ, क्या वो अच्छे रनर बने? द आंसर इज नो। सेम थिंग गोज विद लीडरशिप। तो जी हाँ, कुछ लोग इनबॉर्न होते हैं, लेकिन उनको भी लीडरशिप स्किल्स जो है उनको हॉर्न करना पड़ता है, और हम सबके अंदर ये पोटेंशियल रहता है लीडरशिप का। तो अगर हम राइट मेथड्स, राइट रिचुअल्स को फॉलो करें, पहले तो लीडरशिप क्या है इसको समझे, इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में लाए, तो हम सब जो है वो लीडरशिप को अनलॉक कर सकते हैं, इस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, और एक बार ये अनलॉक हो गया तो ये सारे क्षेत्रों में आपको काम आएगा। तो ये कोर्स लॉन्च किया है, और ये कोर्स जो है वो मैंने ही डिज़ाइन किया है, मेरे ही सारे लेक्चर्स रहेंगे। तो यू कैन गेट दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। डियर फ्रेंड्स, CAA के बारे में बात करते हैं। अमित शाह रेक्स अप सिटीजनशिप एक्ट एमिड स्टेट इलेक्शंस मच टू द कंसिडरेशन ऑफ कंस्टरनेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने CAA को फिर से रीइग्नाइट किया है, CAA की डिबेट को फिर से रीइग्नाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। अब 2019 में CAA जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उस समय पर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब CAA का मेन काम जो है वो ये है कि जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट, ये सारे देश जो हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं, और ये देशों की रियलिटी भी ये है कि एक समय पर यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन, सिखों की पॉपुलेशन, राइट, काफ़ी ज़्यादा थी। अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र जो है ना, वहाँ पर बुद्धिज़्म के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं, लेकिन अलकायदा और तालिबान के कुछ लोगों ने मिलकर इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। एनीवेज, उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट वी नो कि ये सारे जो देश हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी देश हैं। तो यहाँ पर अगर कोई लेट्स से हिंदू हैं, सिख हैं, कोई बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं लेट्स से, तो इनको अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो उनको सरकार जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी, राइट। अब यहाँ पर ये देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात है। अब CAA जो हैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखना पड़ा, और लोगों ने ये कहा कि भारत जो है वो एक सेक्युलर देश है, और सेक्युलर प्रिंसिपल्स जो हैं उसके आधार पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, खास करके इन देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, तो उनको बचाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो भारत ने लिया है। और अमित शाह जो हैं उन्होंने कहा कि इसको फिर से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर सरकार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कोई स्टेप जो है ये CAA को इंट्रोड्यूस करके एक स्टेप उठा रही है। नाउ द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम्स को नफरत करने की बात है या फिर मुस्लिम्स को रिजेक्ट करने की बात है। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजोरिटी जो है दैट दे आर मुस्लिम्स, राइट। तो और मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम्स को रेफ्यूज देंगे। फॉर एग्जांपल, आप गल्फ़ के देशों को देख लीजिए, बहुत सारे। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कोई हिंदूज़ हैं या फिर सिख हैं या फिर जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, तो ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं
इनको रेफ्यूज कोई देश नहीं देगा, राइट। मीन्स बहुत कम ऐसे देश होंगे शायद जो इनको रेफ्यूज देंगे। तो ऑफ कोर्स भारत में इनका ओरिजिनेशन हुआ है, तो भारत एक ऐसा देश डेफिनेटली होना चाहिए जहां पर इन सारी कम्युनिटीज को, अगर दूसरे देशों में इनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनके लिए यहां पर दरवाजे जो हैं वो खुले रहें। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। और सरकार जो है वो यही चीज यहां पर करना चाहती है, लेकिन सरकार का जो तरीका है ना, इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रकार की घबराहट है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो, उनका यह कहना है और यह मानना है कि ये एनआरसी के माध्यम से और सीएए के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है वो गलत चीज की जा सकती है, ऐसा एक भय है। और इस भय को भी हम ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने ये एश्योरिटी दी है कि सीएए जो है वो हमारे देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं तो उनको किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करेगी। दूसरी जो सीएए के साथ जुड़ी हुई चीज़ है और एनआरसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, मीन्स कुछ ऐसे लोग भी थे, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर फरहान अख्तर। आई एम ए बिग फैन ऑफ फरहान अख्तर। उनकी शायरी, उनकी आवाज़, राइट, उनके गाने और उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे, मीन्स आई वॉज शॉक्ड कि फरहान अख्तर इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने सेंसिबल हैं, राइट, और उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया। और जब उनको पूछा गया कि आपने प्रोटेस्ट में पार्ट क्यों लिया है, तो उनके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग आए हैं तो कुछ तो होगा। देखिए, वी हैव टू, मीन्स यहाँ पर फरहान अख्तर को नीचा दिखाने की बात नहीं है। फरहान अख्तर के बारे में मैंने कहा ना कि आई एम ए बिग फैन, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट हिज फैन एनीमोर, मैं उनको नफरत करता हूँ, नॉट एट ऑल, राइट। हो सकता है ऐसा, लोगों से गलतियां हो जाती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एनआरसी और सीएए के दौरान बहुत सारी ऐसी गलत चीजें जो हैं वो स्प्रेड हुई थी कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसमें आ गए और उनको पता नहीं था कि वो क्यों इसमें आए हैं। वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, यूल फाइंड उनका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, राइट। और किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर हम, लेट्स से एज ए कंट्री, अगर हम हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, तो कोई भी अगर कम्युनिटी को रेफ्यूज देने की यहां पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मुसलमानों को यहां से निकलने की बात कर रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है वो हमारे देश में से निकल जाए। ऐसी कोई भी बात जो है वो भारत कभी भी करेगा भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना काम करेगी, लेकिन हमें हमारे कल्चर पर विश्वास रखना चाहिए। भारत का कल्चर जो है वो, भारत सेक्युलर देश इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर बनाया है। हमारा देश सेक्युलर था, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर बना है। दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी भी भड़काऊ भाषण में मत आइएगा। अब अमित शाह साहब ने यह कहा है कि सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर से ये फोकस में आ चुका है। कुछ समय पहले ये बैक बर्नर में चला गया था, प्रोटेस्ट काफ़ी हुए और दूसरे मुद्दे जो हैं वो बड़े हो गए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, राइट। जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इससे भारत का जो रिलीजियस फ्रीडम है, इसके प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने की बात है। और जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे सेक्युलर फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब वेट एंड वॉच करते हैं और आगे इस पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। लेकिन एज फार एज दिस वल्नरेबल कम्युनिटीज आर कंसर्न्ड, राइट, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मीन्स व्हेन आई से चिंता, आई मीन टू से कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि सीएए की बात कही है और कल से दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों दंगे स्टार्ट होंगे? हर बार भारत में ही दंगे होंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर हैं, देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही मैच्योरिटी से हम राइट मैसेज जो है वो सारी कम्युनिटीज़ तक स्प्रेड कर सकते हैं, राइट। इसमें अफवाहों को जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है और अफवाहों को बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर एक लॉन्ग टर्म अच्छा सॉल्यूशन जो है वो इसका निकाला जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट, चेंजिंग टाइड, द तातमादाव। ये तातमादाव जो है वो क्या है? दिस इज अ मिलिट्री, राइट, हैज़ बीन स्ट्रेच्ड थिन इन द सिविल वॉर इन म्यांमार। म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। अब फिर से डेमोक्रेसी आने की आशा की किरण नज़र आ रही है। 2021 में वहाँ की जो मिलिट्री है ना, तातमादाव, ये म्यांमार की मिलिट्री ने कू किया और पावर जो है, सिविल वॉर की शुरुआत हुई। मीन्स
जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उनको हटाकर खुद पावर में बैठ गए। अब सिविल वॉर चल रहा है वहां पर, और 3 ब्रदरहुड अलायंसेस हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ऐसे प्रश्न जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये तो सभी को याद रहेगा क्योंकि म्यांमार शब्द यहां पर है। तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 ब्रदरहुड अलायंसेस हैं और ये तीनों जो हैं वो मिलकर जुंता यानी कि वहां की जो मिलिट्री है उनका सामना कर रहे हैं, राइट। ये रेबल फोर्सेस हैं और डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक जो अलग अलग पार्टीज हैं तो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग एथनिक फोर्सेस के नाम भी याद रख लीजिएगा, कारेन, काचिन, चिन और कारेनी। तो ये एथनिक फोर्सेस हैं, ये भी न्यूज़ में है, तो इन पर भी आपको प्रश्न, इनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये कम्युनिटीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट म्यांमार। तो कुछ जगहों पर रूरल एरियाज़ के अंदर ये सारी कम्युनिटीज़ के खिलाफ भी लड़ाई चल रही है। तो जुंता जो है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो काफ़ी वीक होती जा रही है। अब इंडिया जो है वो म्यांमार में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, लेकिन भारत ने वहाँ की जुंता के साथ भी रिलेशंस को डेवलप किया। और ये रिलेशंस हमने इसलिए डेवलप किया क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत ने कहा कि देखिए, अगर हम मिलिट्री के साथ बातचीत नहीं करेंगे, रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर चाइना रिलेशनशिप को डेवलप कर लेगा। तो फिर भारत ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाइना को ध्यान में रखते हुए, चाइनीज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री के साथ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप की। अभी जो सिविल वॉर हुआ तो इसमें क्या हुआ, मिजोरम की बॉर्डर के माध्यम से जुंता के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो भारत में आ गए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, स्टडी ग्लोस पर ये अवेलेबल है, लिंक मैंने शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पर, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे मैप्स और सारी चीज़ें दिखाई हैं, अलग अलग राज्य जो हैं जो भारत के साथ सटा हुआ है, जो चाइना के साथ सटा हुआ राज्य हैं ये म्यांमार का, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी। तो फिर मोरेह बॉर्डर से वापस इनको भेजा भी गया। अब जुंता जो हैं वो फिर से जो टिरैनिकल वेज कहते हैं ना कि सिविलियंस पर बॉम्ब्स फेंकना, सिविलियंस को प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ें जो है वो जुंता कर रहा है। भारत को बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर चलना होगा। जुंता के साथ रिलेशंस है कोई बात नहीं, लेकिन जो वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस है ना, उनके साथ भी हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए म्यांमार में जल्द से जल्द डेमोक्रेसी वापस आ जाए और डेमोक्रेसी ग्रो करने लगे। ये लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का ये रिपोर्ट है कि टोटल गाजा में 2.3 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। 50% से ज़्यादा गाजा के जो घर हैं या तो डैमेज हो चुके हैं या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इजराइल की डेफिनेटली जीत होगी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, लेकिन हमास जो हैं वो अरेबिक पॉपुलेशन के दिलों को जीतने में कामयाब रहेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये युद्ध जो है अभी फॉर टाइम बिंग लेट्स से इसका एक पॉज हो जाएगा। लेट्स होप कि जल्द से जल्द हो जाए। वी डोंट नो एनी डेट्स। इसका फिलहाल एक ख़त्म हो जाएगा, विराम आ जाएगा इसमें, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फुल स्टॉप। ये सिर्फ एक कोमा होगा। आगे इस प्रकार के युद्ध जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ जो है ना, ये पिछले लगभग समझ लीजिए कि 30 सालों से गाज़ा पर राज कर रही थी, लेकिन लोग जो हैं वो इनसे अब ऊब चुके हैं। और प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास जो हैं, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है तो वो संभालते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए एंड थिंग्स लाइक दैट। अब वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है उसमें अगर हमें पीस चाहिए, गाज़ा में अगर पीस चाहिए, राइट, तो इज़राइल को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इज़राइल उनको जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही करता रहेगा तो फिर यहाँ पर शांति का वातावरण कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हमास ने जो चीज़ की उसकी निंदा पूरी दुनिया ने की, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। हमास ने जो अटैक किया ये एक टेररिस्ट अटैक था। 7 अक्टूबर 2023 को चीज़ हुई और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने भी कहा कि हमास ने जो अटैक किया दिस इज़ कंडेमेबल और इस चीज़ का विरोध हर कोई करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये अटैक जो है ना ये वैक्यूम में नहीं हुआ है। मतलब ये है कि इज़राइल जो हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि इज़राइल कंप्लीटली
इनोसेंट हैं, इजराइल की सरकार ने कोई गलत चीज़ें की ही ना हो, ऐसा नहीं है। इजराइल की सरकार ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। आर्टिकल 51 जो है यूएन का, वो ये कहता है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी कोई एक्शंस लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यूएनएससी में बतानी पड़ती है। क्या इजराइल ने ये चीज़ की है? द आंसर इज नो। दूसरी चीज़, इजराइल का जिस प्रकार से अटैक रहा है गाजा स्ट्रिप पर, इसका कोलेट्रल डैमेज कितना ज़्यादा है। 2.3 मिलियन में से 1.3 मिलियन लोग अगर डिस्प्लेस हुए हैं तो ये सारे के सारे लोग हमास को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, ये सिविलियंस हैं। इनकी हालत क्या है देखिए। तो इतना ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज जो है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो यहां पर इजराइल की ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरी चीज़, गाजा को एक लंबे समय से सफोकेट करके रखा है, तो गाजा में पानी ना भेजना, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, मीन्स यहाँ पर सज़ा किसको सबसे ज़्यादा मिल रही है? जैसे इजराइल के मासूम लोगों को मीन्स उनका जीवन जो है वो तहस नहस हो गया इस आतंकवादी हमले से की वजह से, तो वैसे ही इजराइल के अटैक की वजह से जो गाजा में रहने वाले जो सिविलियंस हैं ना, उनके साथ क्या हुआ है सोचिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इजराइल को भी सोचने की ज़रूरत है। 1993 में जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो उस समय पर जो पैलेस्टीनियन स्टेट है उसका जो वेस्ट बैंक है, तो उसमें यह था कि वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहेगी, लेकिन वेस्ट बैंक जो है वो इजरायली सेटलर्स यानी कि क्या होता है, इजराइल कुछ एरियाज़ में सेटलमेंट्स क्रिएट करता है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज एंड थिंग्स, फिर सिक्योरिटी के माध्यम सिक्योरिटी उस पर बना देता है और फिर ये एरिया जो है वो इजरायलियों का हो जाता है। तो आज सिचुएशन ऐसी है कि वेस्ट बैंक में 4,50,000 जितने इजरायलीज जो हैं वो रहते हैं, सेटलर्स जिनको कहते हैं इजरायली सेटलर्स। तो ये चीज़ क्या है? ये फोर्स का गलत उपयोग है ना। तो ये चीज़ें जब तक इजराइल नहीं समझेगा, और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस और अरबिक देशों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। तो दोनों का कसूर है यहाँ पर। दोनों को एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ टू स्टेट का जो सॉल्यूशन है, इसमें पेनफुल कंसेशंस करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो इजराइल को भूलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो पैलेस्टाइन को भूलनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो अचीवेबल है, डेफिनेटली अचीवेबल है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। क्या जो सेंसिबल लोग हैं दोनों तरफ वो प्रिवेल करेंगे, या फिर जो रेडिकल्स हैं दोनों तरफ वो प्रिवेल करेंगे। वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेट्स होप कि जल्द से जल्द इसका एक सॉल्यूशन आए। अब्राहम एकॉर्ड्स जैसी चीज़ें अगर वेस्ट एशिया में हो सकती हैं तो डेफिनेटली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर ईरान जो है उसका भी सॉल्यूशन जो है वो मिलकर वेस्ट एशिया के देश जो है वो निकाल सकते हैं। ईरान के साथ भी डिस्कशन करके हमेशा के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के जो देश एक दूसरे के आमने सामने थे, यूके फ्रांस वर्सेस जर्मनी, ऐसी सिचुएशन थी और आज मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो फिर वेस्ट एशिया में क्यों नहीं हो सकता, साउथ एशिया में क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑन गवर्नर्स, अनदर रिमाइंडर ऑफ रेमिट एंड ओवररीच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी डिस्कशन की थी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारा मुद्दा आया, राइट, कि गवर्नर्स जो हैं वो बिल को पास नहीं करते, और 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर्स कैन नॉट वीटो ए लेजिस्लेटिव बिल। गवर्नर रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई लेजिस्लेटिव बिल है, अगर वहाँ की असेंबली ने पास किया है तो इसके बारे में इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस रहना पड़ेगा गवर्नर्स को, राइट। और गवर्नर जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन है। उनका काम जो है वो चीज़ों को स्मूथ करना है, चीज़ों को और ज़्यादा रफ करना नहीं है। और लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो इलेक्टेड सरकार लेती है, और गवर्नर जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड होते हैं। तो जो लोगों की जो एक राय है, लोगों का जो ओपिनियन है, वो इलेक्टेड सरकार के साथ है। इसको निगलेक्ट गवर्नर नहीं कर सकते। गवर्नर एक बिल पर 2 सालों के लिए बैठ गए थे, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट तय करे, उससे अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलकर इसका एक सॉल्यूशन निकाले। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स आमने सामने बैठकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। दिस इज बेस्ट फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक सूझबूझ दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रूल्स बना ले, इट्स नॉट राइट। वो बना सकती है, लेकिन
वो उसका राइट सॉल्यूशन नहीं होगा। ये रूल्स जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज निकाले तो इससे क्या होगा, एक मैच्योरिटी भी आएगी डेमोक्रेसी के अंदर। लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके हैं। सीएम जब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उस समय पर उनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। तो आज वो पीएम है, तो लेट्स होप कि वो इसको सीरियसली ले और सॉल्यूशन निकाले। केरला की सरकार जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन के बारे में बात की, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने कहा कि देखिए ये चीज़ें जो हैं वो आप मिलकर सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। और अब देखते हैं कि इसका क्या एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। लेट्स होप कि इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो आने वाले समय में हमें देखने को ना मिले। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। फिर से ये सीरीज़ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। अभी बहुत काम चल रहा है, बहुत आई एम वेरी वेरी बिजी विथ मल्टीपल थिंग्स, लेकिन ये भी प्रायोरिटी है मेरी। पूरी कोशिश है कि इसको रेगुलर बेसिस पर आपको कैटर किया जाए, राइट। और ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला कोर्स जो है ना, इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर, तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।